नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज रागीला न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन की जारी। उत्तराखंड में लागू रात्रि कर्फ्यू को किया गया खत्म। राज्य में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 28 फरवरी तक रहेंगे बंद। विवाह और सांस्कृतिक समारोह में लोगों की बाध्यता समाप्त। राज्य में राजनीतिक रैली और धरना प्रदर्शन पर रहेगी रोक। सत्ता में आते ही घसियारी समान पेंशन शुरू करेगी कांग्रेस, मां को समर्पित करूंगा ये योजना, हरीश रावत। खटीमा के मझोला में चुनावी रंजिश में फायरिंग, 9 दबंगों पर मुकदमा दर्ज, तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल। एनएच पर धरने पर बैठे किसान, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कलयुगी पिता ने की बीमार पुत्र की हत्या, आरोपित पिता गिरफ्तार, बालक का शव बरामद। पुलभट्टा थाना क्षेत्र का मामला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा के मझोला में चुनावी रंजिश के चलते दबंगों द्वारा एक परिवार के सदस्यों पर फायरिंग का मामला तूल पकड़ रहा है। फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने अभी तक इसमें करीब 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। घटना के विरोध में आज दर्जनों ने किसान के घायल परिजनों के साथ राजमार्ग पर धरना दिया और आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। और ये पुलिस है, देखो ये अरे तो भैया तो हमें कोई नहीं देने दो हमें गाली। की बात है कि उस बंदे की बनगमा गांव में दारू पकड़ी, वहाँ पर उसको मैंने बचाया। रायफिक लोग उसे मार रहे थे, उसे मैंने बचा के साइड में करा। उस बचाने में मेरी वीडियो आई है, उसने उस वीडियो को इशू बनाकर मेरे घर आया। उसने मेरे को फ़ोन करा कि मैं तेरे को मिलना चाहता हूँ। मैं कहा मैं नहीं मिल रहा हूँ, मैं घर पे हूँ। हैं फिर वो कम से कम 8-10 गाड़ियों के साथ आया और कम से कम 30-40 बंदे थे जो मेरे घर पे आके मेरे को मारा, मेरे भाइयों को दोनों को मारा है। मारपीट करने पर मैंने शोर मचाया, फिर वो भाग खड़े हुए और क्या कहते हैं मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर डाल रहे थे। ज़बरदस्ती गाड़ी, मेरे भाई ने मेरे को बचाया ज़बरदस्ती, और उसके बाद वो हवाई फायर करा, फिर वो भागे वहाँ पे। वो है यहाँ पर चौकी के आसपास के एरिया में, और 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उसी के संबंध में यहाँ पर लोगों ने जाम लगाया था। पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर आ गई है, उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। आरबीआई ने सहायक के 950 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी है। सभी पात्र उम्मीदवार 17 फरवरी से 8 मार्च तक 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 20 वर्ष व अधिक से अधिक 28 होना चाहिए। काशीपुर विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद भी काशीपुर रोडवेज डिपो की अधिग्रहित सभी बसें बुधवार को भी वापस नहीं मिल सकी, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से तमाम यात्री बस के इंतजार में रोडवेज बस अड्डे पर खड़े रहे। इस बारे में काशीपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक आरसी पांडे ने बताया कि चुनाव में ड्यूटी के लिए 21 बसों का अधिग्रहण किया गया था, जिनमें से 16 बसें वापस आ गई हैं और 5 बसें आना अभी बाकी है। गुरुवार से पूर्व की भांति बसों का निर्धारित रूटों पर संचालन किया जाएगा। विधानसभा चुनावों के लिए कितनी बसें अधिकृत की गई थी? काशीपुर डिपो से 21 बसें अधिकृत की गई। 21 बसें। उनमें से कितनी बसें वापस आ गई हैं? इनमें से आ गई हैं 16 बसें वापस आ गई और 5 बसें आज शाम तक वापस आ गई। क्या अभी भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कम गाड़ियाँ होने के बाद की वजह से। काशीपुर शहर के बीचों बीच बने नवनिर्मित फ्लाईओवर के दूसरी ओर
राधेश्याम बिल्डिंग के पास बने डिवाइडर पर आए दिन 4 पहिया वाहनों के टकरा जाने से सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि फ्लाईओवर से नीचे उतरते वक्त वाहन चालक संतुलन खो देते हैं और डिवाइडर पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि वे इस मामले में जल्द एनएच के अधिकारियों से वार्ता कर दुर्घटना स्थल पर रेडियम रिफ्लेक्टर पोल लगाने को कहेंगे। एनएच के सहायक अभियंता भुवन चंद आर्य ने बताया कि वो जल्द मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और जरूरत पड़ने पर डिवाइडर को वहां से हटवाया जाएगा ताकि भविष्य में हादसे से बचा जा सके। ये जो आपने बताया कि जो फ्लाईओवर के सामने जो डिवाइडर है उस पर कुछ लोग वहाँ ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं या एक्सीडेंट इस तरह के हो रहे हैं, तो ये मामला हमारे संज्ञान में अभी आया है। तो इसमें एनएच के अधिकारियों से इस संबंध में बात की जाएगी ताकि वहाँ पर कोई दुर्घटना न घटे और कुछ वहाँ पर ऐसे रेडियम रिफ्लेक्टर पोल टाइप के छोटे छोटे लग जाएं या उसको थोड़ा डिवाइडर को हटा भी दें, थोड़ा कम भी करें, तो इसके बारे में बात की जाएगी। और साथ ही ट्रैफिक पुलिस का कुछ वहाँ पर इस तरह से कोई हम एक सूचना के संबंध में कोई बोर्ड भी लगा देंगे कि यहाँ पर थोड़ा गति को नियंत्रित करें और धीमे चलें। बाकी पब्लिक से भी यही अपील है कि जब भी फ्लाईओवर के ऊपर आना जाना करते हैं तो अपनी गति को सीमित रखें ताकि आगे जब मेन रोड पे उतरेंगे फ्लाईओवर पार करने के बाद तो वो किसी तरह से टकराएं नहीं और उसमें सुरक्षित रूप से निकलें, देख कर चलें। आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बहुत कठिन चुनाव अभियान के बाद सुबह जब नींद खुली तो मुझे अपनी माँ बहुत याद आई। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने अपनी माँ को स्मरण कर जब भी उसके दर्शन करता था मुझे लगता था वो मुझसे कुछ कह रही हैं कि गरीबों के लिए कुछ करो। अब मैं नहीं जानता आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है, मगर माँ घास व लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घसियारी सम्मान पेंशन में प्रारंभ करूंगा, चाहे 500 रुपए से ही क्यों ना हो। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज एक बहुत कठिन चुनाव अभियान के बाद सुबह जब नींद खुली तो मुझे अपनी माँ बहुत याद आई। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने अपनी माँ को स्मरण कर जब भी मैं उसके दर्शन करता था तो मुझे लगता था वो मुझसे कुछ कह रही है कि गरीबों के लिए कुछ करो। अब मैं नहीं जानता आज आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है, मगर माँ घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घसियारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूंगा, चाहे 500 रुपये से ही प्रारंभ करूं। रुद्रपुर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय जाकर एसएसपी को ज्ञापन दिया गया। अरविंद पांडे के भाई अमर पांडे ने और अमर पांडे के साथियों ने जो बदतमीजी और तानाशाही और गुंडागर्दी की थी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था तो उन पर लगे मुकदमे में उनको तुरंत गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाए। महोदय एसएसपी से मांग की गई और कहा कि अगर अमर पांडे और उनके साथियों को प्रशासन ने जेल नहीं भेजा तो भीम आर्मी को मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष अजय गौतम ने यह भी कहा कि उपरोक्त संपूर्ण मामले की लिखित शिकायत चुनाव आयोग से भी की जाएगी, जिसमें चुनाव आयोग को पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा और उनसे भी इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए आग्रह किया जाएगा। अरविंद पांडे के भाई जो अमर पांडे ने 65 विधानसभा गदरपुर के कोसा नगला में जो इन्होंने जो बदतमीजी दिखाई है, अपनी तानाशाही दिखाई है चुनाव के मामले को लेकर के कि मुझे वोट डालो और इस तरीके से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया है और उन पर शासन प्रशासन के द्वारा और भीम आर्मी के द्वारा जैसे भी है मुकदमा तो लगा दिया गया है। पर हम आज रुद्रपुर एसएसपी साहब कार्यालय में आए हैं एसएसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए कि जल्द से जल्द अमर पांडे और उनके साथियों की गिरफ्तारी की जाए। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए हम अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो अभी उसके लिए हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन उग्र आंदोलन करने के लिए
मजबूर होना पड़ेगा भीम आर्मी को। एमबीपीजी कॉलेज में नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों का स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां सभी 1008 ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। स्ट्रांग रूम 24 घंटे पुलिस और पैरामिलिट्री की निगरानी में है। जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज गब्रियाल ने बताया कि जिले की 1008 ईवीएम मशीन 3 लेयर की सुरक्षा में रखी गई हैं, जिसकी सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले में 5000 से अधिक पोस्टल बैलेट दिए गए थे, जिनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही आर्मी में तैनात जवान भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पोस्टल बैलेट भेज रहे हैं, जो कि चुनाव की मतगणना से पहले निर्वाचन विभाग अपने पास एकत्र कर लेगा। साथ ही स्ट्रांग रूम में रोजाना हर विधानसभा के आरओ के साथ वो खुद भी नजर रख रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कितनी ईवीएम रखी है? पोस्टल बैलेट की क्या कुछ स्थिति है अभी तक? अभी वोटिंग के बाद जो एमबी डिग्री कॉलेज है वहाँ पे हम लोगों ने 6 के 6 विधानसभाओं का स्ट्रांग रूम बनाया है और इसमें 6 विधानसभाओं के लगभग 1008 हमारे ईवीएम मशीन्स वगैरह रखी हैं जो सीपीएम एमएफ की अपनी कस्टडी में है। तो वहाँ पे जितने भी हमारे आरओज हैं लगातार उसको देखते हैं, हम लोग भी खुद जाते हैं। तो पर डे कोई न कोई आरओ अपना विजिट करता है। और पोस्टल बैलेट की जहाँ बात है उसमें लगभग 5000 के करीब पोस्टल बैलेट्स हैं पूरे जनपद में। और ईटीटीबीएस जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको जो दिए गए 5511 हैं। तो ये पोस्टल बैलेट्स और ईटीटीबीएस अब लगातार आ रहे हैं। तो जिस दिन काउंटिंग होगी उससे एक दिन पहले तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जितने भी पोस्टल बैलेट और ईटीटीबीएस आएंगे तो उनकी पहले काउंटिंग उसमें देखिए 24 घंटे निगरानी में रहता है और सीसी कैमरे हमारे वहाँ पर लगे हुए हैं और पूरा कंट्रोल रूम बना है। पुलिस अपना कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग करती है और पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसकी सुरक्षा करती है। तो इसलिए अगर किसी को भी लगे कि कुछ भी हो सकता है तो संभावना नहीं के बराबर है। और जैसे जब स्ट्रांग रूम अगर हम लोगों ने सील किया है उससे पहले जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे विधानसभा उनको सूचना दी गई है और जितने कैंडिडेट आए थे तो उनके समक्ष ही और ऑब्जर्वर के उपस्थिति में सारे आरओज ने अपना उस सारे स्ट्रांग रूम को सील किया। उधम सिंह नगर के फुलभट्टा थाना अंतर्गत एक गांव में सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। 3.5 वर्षीय पुत्र की बीमारी से परेशान पिता ने ही अपने पुत्र की हत्या कर दी। शक होने के बाद पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर बालक के शव को बरामद कर लिया है। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कल फुलभट्टा थाने में मोहम्मद तारिक ने एक सूचना दी कि उसका 3.5 साल का बच्चा गायब है। तो उसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई और फिर पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया। तो सीसीटीवी और अन्य जो हमारे टेक्निकल एविडेंस होते हैं उसके आधार पर जब देखा गया तो पता चला कि बच्चा इसी के साथ मोहम्मद तारिक के साथ ही जा रहा है। और उसको जब ट्रैक करते हुए हमारी पुलिस घटनास्थल पे पहुंची है जहां से हमने बच्चा रिकवर किया है, वहां पे बच्चे की बॉडी मिली। तो बॉडी को जब वादी को दिखाया गया तो फिर पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वादी ने ही अपने बेटे को मारा है, गला घोंट के उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। कारण जब पूछा गया उससे तो कारण उसने ये बताया कि बच्चा जन्म से ही हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है और जिसके इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था। वादी का अपना काम धंधा भी ठीक ढंग से नहीं चल रहा, तो इस कारण उसने ये स्टेप उठाया। ठीक है। कितने साल का बच्चा है मैम? 3.5 साल का बच्चा। कोई गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी कल? हाँ, कल गुमशुदगी दर्ज हुई जिस पर पुलिस ने काम करा और फिर बच्चे की बॉडी को रिकवर किया है। और पूछताछ के दौरान वादी द्वारा जो भी खुलासा हुआ उससे ये पता चला कि वादी ने ही अपने पुत्र की हत्या की है। तो गुमराह करता रहा मैम पुलिस टीम को? हाँ, एक तरह से गुमराह कर रहा था। 5 साल पूर्व फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ था जो अब तक पूरा नहीं हो सका है, जिससे बाजपुर रोड पर आने जाने वाली बसों व गाड़ियों की आवाजाही में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में बाजपुर रोड पर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण वन वे ट्रैफिक होने से रोडवेज बसों को गलियों में से निकालना पड़ रहा है, जिससे वहां रोज जाम लग जाता है और व्यापार चौपट हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा जाएगा। मैम पूरा काम धंधा चौपट पड़ा हुआ है, कस्टमर आता ही नहीं इधर। ठीक है, सिर्फ बसें निकलती हुई नज़र आती है। जाम इतना लग जाता है कि एक भी बाइक खड़ी हो आप पैदल नहीं चल सकते, अगर बस आ जाए 2 बसें आ जाए 1-1 घंटे 1.5 घंटे लग जाता है। पिछली सरकार में काम चालू हुआ था जबकि आज 4 साढ़े 4 साल पूरे हो चुके हैं, अब तक काम पूरा नहीं हुआ।
आगे सोचिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। यहाँ दुकानें कहीं बंद हो चुकी हैं, बंद होने के कगार पे हैं। ये सोचिए पार्क कहाँ चल रहा है। अब आप देखिए मार्केट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ किसी तरीके से काम धंधा चल रहा है, किराया भाड़ा किसी से निकाल रहे हैं। यहाँ की दुकान बंद करके जाने की सोच रहे हैं तो लोग। कई दुकानें बंद हो चुकी हैं यहाँ पे जगह। आप मानिए अभी खुली थी 2-3 महीने चलाया, उसका काम ही नहीं चल रहा क्योंकि रोड ट्रैफिक इतना ज़्यादा, नॉर्मल कस्टमर आना नहीं चाहता है। जो मेन कस्टमर है बाज़ार से उस साइड का, वो इधर नहीं आ रहा है। इधर थोड़ा बहुत ही कस्टमर है, वो गांव देहात का है, वो इधर दूर से आने की भी यहाँ पता है। तो ये दिक्कत बहुत है। जब तक फ्लाईओवर नहीं बनेगा, रोड सही नहीं होंगी, ये दिक्कत यहाँ रहेगी। आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की इस चीज़ की। जाम की समस्या है वो इस वजह से है कि पीछे पुल का रास्ता तैयार नहीं हो रहा है कुमाऊं प्लाजा के सामने। ऊपर से क्रॉसिंग के पास जो रह गया हिस्सा वो भी तैयार नहीं हो गया, जिसके कारण सारी रोडवेज यहाँ पटेल नगर से होकर निकलती है और कभी कभी तो इतनी तेज़ आती हैं कि हो सकता है कोई एक्सीडेंट भी हो जाए। इस वजह से इधर बहुत ज़्यादा जाम चलता है। अब अभी आप देखेंगे पीछे से रोड आ रही, देखो कितनी तेज़ जा रही है, जबकि कॉलोनी के अंदर इतनी तेज़ी से नहीं जाना चाहिए। एक लिमिट होनी चाहिए कि 10-20 की स्पीड से, बहुत तेज चलती है। इसी कारण यहाँ जाम है। अगर ये बन जाए तो उसके बाद भी पता नहीं, क्योंकि जो फ्लाईओवर का रास्ता है उसके दोनों साइडों में इतनी जगह नहीं है कि बसें आए और जाए। तो वो समस्या भी हल इन्हें पहले ही करनी पड़ेगी, तब जाके ये जाम हो जाए। फ्लाईओवर से करने वाली गाड़ियाँ आएगी, दुर्घटना होती रहती है। यहाँ पर डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाती हैं और पैदल रास्ता क्रॉस करने वाले को, इधर से साइड से आने जाने वाले को बहुत परेशानी है। क्योंकि कभी ट्रैफिक इस साइड से निकल आता, कभी फ्लाईओवर से कभी इस साइड से ट्रैफिक आया था। कई बार मतलब जो पैदल चलने वाले दुपहिया वाहन, साइकिल से चलने वाले बच्चे, स्कूली छात्र जैसे रास्ता क्रॉस करते हैं, इस गली की महिलाएं जो हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। रास्ते में जब चलती हैं तो दुर्घटना की आशंका 24 घंटे बनी रहती है। यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर दुर्घटना की हर वक्त संभावना बनी हुई है। यहाँ पर आना जाना बहुत परेशानी है और यहाँ इस नाले के निर्माण ना होने की वजह से इस गली में बारिश होने के भी 8 घंटे बाद तक पानी भरा रहता है, यहाँ निकलना दुश्वार रहता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। फ्लाईओवर का जो काम है वो अभी भी चल रहा है, तो इसलिए जो वाहनों की आवाजाही है वो किस प्रकार हो रही है? मैडम, वाहन जो भी निकल रहे हैं वो अपने रिस्क पे निकल रहे हैं। यहाँ लोकल जितना भी प्रशासन है, शासन और प्रशासन है, उनकी कोई अपनी नीति नहीं है। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे एक गड्ढा करके छोड़ दिया। मैं रोज़ अक्सर, क्योंकि यहीं पे रहते हैं हम लोग अपने वर्किंग प्लेस पे, तो देख रहे हैं लोगों की समस्याओं को। कई बार तो ऐसा होता है कि स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, उनको हम लोग बसों या ट्रक या हैवी वाहन जो निकलने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती, उससे बचाने की कोशिश करते हैं। जबकि ये काम मुझे लगता है कि प्लानिंग के तहत होना चाहिए था, जिसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। चलिए प्लानिंग नहीं हुई, उसके बाद कम से कम आपको अपने वर्क की स्पीड तो तेज़ रखनी चाहिए। आसपास रहने वाले लोगों के पास रोज़गार के लिए और कोई साधन नहीं है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं इन लोगों के कानों में ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि इन समस्याओं का निदान जल्दी से जल्दी करें। हर बात के प्रति इन लोगों के पास कोई ना कोई जवाब हर समय होता है कि अब ये मशीनरी ख़राब है, अब लेबर नहीं है। पिछले 5 साल से जनता सुन के इन सब चीज़ों को थक चुकी है। मुझे लगता है कि अब कम से कम हम लोगों की आवाज़, हम लोगों के दर्द को इन लोगों को समझना चाहिए और इसका निदान करना चाहिए। मैनेज बस क्या है कि जब आपके गले में कोई चीज़ अटक जाती है हड्डी की तरह, तो उसको आपको सिर्फ निभाना पड़ता है। बस उसी ढंग से निभा रहे हैं। रोज़गार बिल्कुल ख़त्म है, रोडवेज़ की ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से बंद है। इनफैक्ट मैं बात करूँ परिवहन निगम की, तो वो लोग खुद परेशान हैं कि कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करी गई कि जिसके थ्रू उन लोगों को भी यहाँ लोगों का मूवमेंट बने। शहर का विकास हमेशा बाहर से आने वाले लोगों को लेके होता है, तो यहाँ तो स्थानीय ही खुश नहीं है तो बाहर वाले कैसे खुश होंगे। और बात रही कि लोगों को कोई ऑल्टरनेट नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो मजबूरी है लोगों की चलना है। अल्मोड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस व प्रशासन के सामंजस्य से विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो पाए। उन्होंने सभी अधीनस्थों का आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि मुझे हर्ष है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की शिकायत नहीं आई। जिला विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने भी
सभी अधीनस्थों का आभार जताया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।